हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। अगर आप मेरी पहली स्लाइड को देखते हैं तो उसमें ये क्लियर होता है कि हम किन सभी चीज़ों पर पूरी वीडियो में बात करेंगे। मैंने पूरी वीडियो को अपने फर्स्ट स्लाइड में डालने का कोशिश किया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो यहाँ क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अलग अलग नाखून है जो अलग अलग कलर में है और अलग अलग प्रकार में, कोई तिकोना है तो कोई चौकोर है ना, चौकोर है, अलग अलग है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। तो चलो, अध्याय 4 है और क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम लोग इस पूरे सवाल को इस पूरे अध्याय में खोजेंगे, क्यों बढ़ते हैं। और खोजेंगे किनके साथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। किनके साथ खोजेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो उनसे एक छोटी बच्ची ने पूछा था, और वो छोटी बच्ची कौन थी, उनकी पुत्री थी। तब उनको लगा कि अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमें इसका जवाब को ढूंढना है, हमें इसके जवाब को ढूंढना है। तो चलो हम लोग भी इसके जवाब को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। हमने पहला सवाल देख लिया, अब हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। ये क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। प्रकृति याद दिलाएगा, किसको दिलाएगा, मनुष्य को। किसके द्वारा, तो बढ़ते नाखूनों द्वारा। तो चलो देखते हैं। कहता है, प्राचीन काल में मनुष्य वनमानुष और जंगली था। सब जानता है डार्विन की विकास थ्योरी को। तुम जानते हो डार्विन की विकास थ्योरी को, जानते हो तो कमेंट में लिखो, नहीं तो मैं किसी और सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। वह वनमानुष की तरह ही रहता था और अपने नाखूनों की सहायता से ही अपने जीवन की रक्षा करता था। आज भी अगर तुम किसी बच्चे को तंग करोगे तो वो नाखून से तुमको नोच लेगा, है ना। कहता है, दांत होने के बावजूद नाखून उसके असली हथियार थे। बच्चा दांत कब काटता है, जब वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है, पहले वो नोचेगा, तो वही कहता है नाखून उसके असली हथियार थे। समय के साथ मानवीय हथियार आधुनिक हो गए, धीरे धीरे मानव विकास करते गया। पहले वो नाखून से लड़ता था, फिर वो लकड़ी का हथियार बनाने लगा, फिर पत्थर का हथियार बनाने लगा, फिर अब बंदूक आ गया, है ना। अब बंदूक में अलग अलग किस्म है। मैं भी हथियार के लाइसेंस के आवेदन के लिए सोच रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। अब क्या हो गया, अब कारतूस आ गया है, बंदूक आ गया है, तोप आ गया, और बम के रूप में मनुष्य की रक्षा के लिए प्रयुक्त होने लगे। याद रखना, पहली बार जब रिवॉल्वर बनाया गया था तो वो जानवरों से रक्षा के लिए मनुष्य जो उसका जो आविष्कार किया था, उसने यह सोचा था कि जानवरों से मनुष्य की रक्षा होगी, लेकिन हो गया उल्टा। आज मनुष्य उसका इस्तेमाल दूसरे मनुष्य को मारने के लिए करते हैं। चलो, लेकिन बंदूक तो आ गया, उसके नाखून अब भी बढ़ते रहते हैं। पहले तो बढ़ता था कि चलो लड़ाई करना है, लेकिन उसके नाखून अब भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते नाखूनों के माध्यम से प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है, तुम आधुनिक जरूर हो गए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का जो अस्त्र है वो अब भी वंचित नहीं है, तुम्हारे पास वो अब भी है। उसके नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वह वही प्राचीन नख और दंत पर आश्रित रहने वाला जीव है। आज भी तुम वही जीव हो जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी, और तुम्हारे अंदर जो पशु की समानता है वो अब भी विद्यमान है, यानी तुम अब भी पशु हो। इसलिए हम कहते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है, या मानव एक सामाजिक पशु है। तो प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। किधर चलेंगे, प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। वेरी गुड। क्या कह रहा है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक अस्त्र के रूप में देख रहा है किसको, नाखून को, तो कहता है कि कहाँ तक संगत है। तो देखो, यह पूर्णतः तर्कसंगत है। क्यों तर्कसंगत है, कहता है
उस समय ज्ञान विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था। आज न ज्ञान विज्ञान का विकास है, उस समय तो नहीं हुआ था। मानव वनमानुष की तरह जंगली था और अपनी जीवन रक्षा या प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए उसे अस्त्र की आवश्यकता थी। जंगली था, चारों तरफ जंगल था, जानवरों से उसको रक्षा करनी थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु नाखूनों का वह उपयोग करता था, अर्थात नाखून ही उसके प्रमुख अस्त्र थे। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम किधर चलेंगे? प्रश्न नंबर 4 की ओर। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? हमारे नाखून बढ़ जाते हैं और हम रविवार को नाखूनों को काटते हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम सोमवार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन तुमको जान के आश्चर्य होगा, हमारे दिन की शुरुआत संडे से होनी चाहिए, रविवार से होनी चाहिए। ऐसे भी तुम देखो, हम संडे मंडे पढ़ते हैं, शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए। नेपाल में वो बिल्कुल भारतीय पद्धति के अनुसार चलता है। नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है। ठीक है, मुझे उधर रहने का कई बार मौका मिला है, जाने का मौका मिला है, वहाँ शनिवार को छुट्टी होती है। तो नाखून मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, पशु की वृत्ति का प्रतीक है। इन्हें बार बार काट कर मनुष्य अपनी पशुता को मिटाना चाहता है। देखो, जिस व्यक्ति के भी नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, तो गांव या समाज में या शिक्षक उसे कहते हैं तुम जानवर हो क्या, तो वही कहता है। तो नाखून को काट करके हम अपनी पशुता को मिटाना चाहते हैं। वह चाहता है कि उसके पास बर्बर युग का कोई भी चिन्ह शेष न रह जाए, इसलिए मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब हम लोग किधर चलेंगे? प्रश्न नंबर 5 की ओर। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? विनोदों के लिए मतलब मजों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना शुरू किया। अभी तक रक्षा के लिए ला रहा था, अभी तक रक्षा के लिए ला रहा था, अब मनोरंजन के लिए। तो कहा कैसे? कहा मानव ने हजारों वर्ष पूर्व नाखूनों का उपयोग सुकुमार विनोदों के लिए आरंभ कर दिया था। कहा यह आज से नहीं शुरू हुआ है, ये हजारों वर्ष पूर्व शुरू हो चुका है। भारतीय समाज में नाखूनों की सजावट को बहुत ही महत्व दिया जाता था। लड़कियां तो नाखून बढ़ा करके उसे सजाती भी है। जब तुम्हारी शादी होगी तो उस समय तुम्हारे नाखून को रखा जाएगा, तुम्हें भी सजाया जाएगा, लड़कों को भी सजाया जाता है। बहुत लड़के तो आज भी छोटे अपने एक उंगली की नाखून को बढ़ा कर रखते हैं। तो नाखून काटने की प्रक्रिया अत्यंत मनोरंजक और कलात्मक मानी जाती थी। विलासिता पसंद नागरिक अपने नाखूनों को त्रिकोणीय, जो ज्यादा अपने आप को सजाता है, त्रिकोणीय हो या चंद्राकार हो या गोलाकार हो या दंतुलाकार जैसी विविध रूपों में रखते थे। नाखूनों को मोम और आलता की सहायता से चिकना और चमकदार बनाया जाता था। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। किधर बढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 6 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 6? नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इसका क्या अभिप्राय है? देखो, सहजात वृत्ति क्या होती है? जो अपने आप होती है। सहजात वृत्ति क्या हुआ? जो अपने आप हुआ। नाखून का बढ़ना भी अपने आप होता है और उसे काटना भी अपने आप होता है। तो चलो, सहजात वृत्तियां, सबसे पहले सहजात वृत्ति को लिखे हैं। सहजात वृत्तियां वे अनजान स्मृतियां होती है जो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही क्रियान्वित होती है। नाखून के लिए को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? नहीं, वो अपने आप बढ़ती है। नाखूनों को अपने आप बढ़ना इसी प्रकार की एक सहज क्रिया है जिसके लिए मनुष्य को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसी तरह नाखूनों को काटना भी एक सहज क्रिया है। वास्तव में नाखूनों को बढ़ना प्राचीन काल के उस समय का प्रतीक है जब मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का उपयोग करता था। बता चुके हैं। आज के समय में जब मनुष्य ने सभ्यता के नए आयामों को छुआ है और उसमें अनेक संवेदनशील भावनाएं विकसित हुई है, तो वह इस प्राचीन प्रतीक को मिटाने की इच्छा रखता है। देखो, पहले नाखून बढ़ाना हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें जानवरों से लड़ना था, लेकिन अब हमारे पास बंदूक है, तो हम अपनी पुरानी पहचान को मिटाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? अपने नाखूनों को काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार नाखूनों का बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की उन सहज वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी को जोड़ती है। तो यही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हमने प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे।
तो चलो प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 7? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अब लेखक सवाल कर रहा है, भाई तुम मानव तो हो, लेकिन तुम मानव बने रहोगे या पशु बन जाओगे? तो वही चीज़ है। लेखक इस प्रश्न को इसलिए पूछता है क्योंकि नाखून का बढ़ना हमारी प्राकृतिक पशु संबंधी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जबकि उन्हें काटना मनुष्यता और हमारे विकास को दर्शाता है। बढ़ा तो पशु बन गया, काटा तो मनुष्य बन गया। युद्ध के औजारों जैसे बम, गोलियां, तोपें और परमाणु बमों ने हमारी पशुता की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। हम नाखून तो काटने लगे, लेकिन हमने बहुत सारे बम और हथियार बना लिए, लेकिन क्या हुआ? हम पशु ही बन गए। हम क्या हुआ? पशु ही बन गए। जिसका सबसे भयानक उदाहरण हिरोशिमा में हुआ नरसंहार है, द्वितीय विश्व युद्ध। बहुत बार जब तुम हॉलीवुड मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा उस समय क्या हुआ था। हॉलीवुड के लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध पर बहुत सारी मूवी बनाई है, तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम उसको देखना। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। बम का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा बम का क्या नाम था उसको थोड़ा लिखा, मेरे ख्याल से शायद फैट बम या कुछ और नाम था। तुम लोग इसको देखो और कमेंट में लिखो। तो उसमें क्या हुआ? जब वो बम गिरा तो पल भर में सब राख हो गया। तो इस प्रकार नाखून हमारी उस भयानक पशुता के सजीव प्रतीक हैं जो कभी नहीं मरती, चाहे हम उसे कितनी बार क्यों न काट दे। तो प्रश्न नंबर 7 समाप्त। अब आया प्रश्न नंबर 8। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8? देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थमीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? अब हम आ गए हैं आज़ादी पर। हम कहाँ आ गए हैं? आज़ादी पर। तो देखो, हम आज़ादी के लिए क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त को कहते हैं कि हम स्वाधीन हुए थे। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन लेखक यहाँ कहता है, वो 3 शब्द की बात करता है, स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस। इन सभी शब्दों की गहन अर्थमीमांसा करता है। तो देखो, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है, तुम भी इस पर डिस्कशन कर सकता है। पहला क्या है? इंडिपेंडेंस का तात्पर्य किसी के अधीन न होना या अधीनता है। इंडिपेंडेंस, हम किसी के अधीन नहीं है। स्वाधीनता का अर्थ है, इंडिपेंडेंस को छोड़ दो, ठीक है, स्वाधीन शब्द को समझो। इसका अर्थ होता है स्वयं के अधीन होना। स्वाधीन, स्वयं के अधीन, यानी हम अपने अधीन हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं है, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है। ये वाला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। भारतीय समाज ने अंग्रेजी के अनुवर्तनीयता के बजाय इंडिपेंडेंस को अधीनता के रूप में क्यों नहीं अपनाया? इस पर लेखक चिंतन करता है। देखो, लेखक कहता है, आप इंडिपेंडेंस शब्द को तो अपना लिए अंग्रेजी का, आपने कहा हम इंडिपेंडेंट हैं 15 अगस्त के बाद से, 15 अगस्त 1947 के बाद से हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हिंदी में आप कह दिए कि हम स्वाधीन हो गए। तो आपको स्वाधीन नहीं कहना था, आपको अधीनता कहना था कि आप किसी के अधीन नहीं हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं, ये लेखक कहता है। ठीक है, यानी लेखक का निष्कर्ष यह है कि भारतीय मानसिकता आज भी स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत है और वह स्व के बंधन को आसानी से त्याग नहीं सकती। कहने का मतलब हमको किसी के बंधन में रहना है, चाहे हम अंग्रेजों के बंधन में रहे या अपने बंधन में रहे, हम आज भी उसी मानसिकता में जीते हैं, हमको बंधन में रहना है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 9? देखो, मैं सामने से हट जाता हूँ ताकि तुम लोग उन सभी चीजों को लिख सको। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखो, अगर बंदरिया का बच्चा मर भी जाए तो वो क्या करती है? अपने मृत शिशु को चिपकाए रहती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका बच्चा मरा हुआ है। तो कहता है कि हम जैसे मानवों के लिए यह बंदरिया कभी भी आदर्श नहीं बन सकती। क्यों नहीं? क्योंकि हमको मृत और जीवित के बीच अंतर पता है, बंदरिया को नहीं पता है। क्यों हमको पता है? क्योंकि मनुष्य में क्या होता है? चिंतन की शक्ति होती है, वह जीवित और निर्जीव, उपयोगी और अनुपयोगी। देखो, यहाँ जीवित का मतलब है उपयोगी और निर्जीव का मतलब है अनुपयोगी, इसके बीच हम अंतर कर सकता है। लेखक का मानना है कि पुरानी और नई चीजों में से उपयोगी तत्वों को हमको अपनाना है और जो अनुपयोगी तत्व है उसको त्याग देना है।
यही चीज लेखक कहता है। तो प्रश्न नंबर 9 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब हम किधर बढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 10 की ओर। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इंडिपेंडेंस का अर्थ होना चाहिए था अधीनता, लेकिन हम अधीनता नहीं लेके हमने ले लिया स्वाधीनता। हमने क्या ले लिया? स्वाधीनता। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यह विचार हमारे लंबे समय से चले आ रहे संस्कारों का परिणाम है। इसी कारण हम आज भी स्व के बंधन से मुक्त होने के लिए अनुत्सुक हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 10। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। लेखक निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े की कथनों की सार्थकता क्या है? यहाँ जो बूढ़े हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। गांधी जी ने कहा लोगों को, देखो तुम आत्म अन्वेषण करो और आत्म अन्वेषण करके सच्चे सुख को खोजो। उन्होंने कहा असत्य को त्यागो, क्रोध और द्वेष को छोड़ो और दूसरों के हित के लिए खुद को भी कष्ट दो, जिससे आत्म संतोष की अनुभूति होती है। हालांकि मैं गांधी जी की इस चीज से नहीं क्या कोई नहीं रखता कि भाई दूसरे के लिए हम कष्ट क्यों सहे, अगर वो गलत व्यक्ति है तो हम भी तो दोषी हो गए। तो हम भी नहीं इनसे मानते हैं इस बात को, तुम लोग भी मत मानो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है। गांधी जी के अनुसार प्रेम सर्वोपरि है और ये हमारे अंतर्मन का हिस्सा है, गुण है, जबकि उदंडता एक पशुवत प्रवृत्ति है। कहते हैं ना, जो लड़का बदमाशी करता है उसको हम कहते हैं यह उदंड है। क्यों? क्योंकि उदंडता क्या है? पशुवत प्रवृत्ति है। स्व का बंधन हमारे स्वभाव का हिस्सा है। लेखक का मानना है कि बूढ़े के विचारों की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि उन्होंने मानवता के आंतरिक गुणों को जागृत करने और अपनाने पर जोर दिया, क्योंकि यही गुण हमें सच्चे मनुष्य को बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हमने प्रश्न नंबर 11 समाप्त कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। क्या कहता है? मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के सम्मान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। देखो, हमने कहा डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन, इंग्लिश में हम कहते हैं इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन, अंग्रेजी में शायद इसको कहते हैं डार्विन की पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी विकास का था या कुछ होगा। तो कहता है कि उसमें क्या है कि पहले हमारे पूर्वज बंदर थे तो बंदरों को पूंछ होता है, लेकिन क्या आज मानव को पूंछ होता है? नहीं होता है। कहता है जिस तरह से पूंछ झड़ गया उसी तरह एक दिन हमारे नाखून भी झड़ जाएंगे। तो अब लेखक के अनुसार देखते हैं। देखो, प्राणी शास्त्रियों का यह अनुमान है कि मनुष्य के नाखून भी उसके पूंछ की तरह एक दिन झड़ जाएंगे। लेखक में एक विशेष प्रकार की आशा जगती है। देखो, पूंछ चला गया, नाखून चला गया, यानी इसके अंदर का जो पशुता है वो समाप्त हो जाएगा, वही बात होगा। लेखक को उम्मीद है कि जिस दिन मनुष्य की पशुता का पूर्णतः अंत हो जाएगा, वह विनाशकारी अणुबम और परमाणु बम का उपयोग करना भी छोड़ देगा। इस तरह मनुष्यता ही मनुष्य के लिए आदर्श बन जाएगी। विस्तृत जीवन में भी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग रोककर मनुष्यता का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के मनोभावों के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। तो क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। बहुत अच्छा सवाल है। सफलता और चरितार्थता दोनों अलग अलग शब्द है, इसी को लेखक कहता है। देखो, मनुष्य अपने विभिन्न हथियारों के संग्रह और बाहरी उपकरणों की प्रचुरता के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसे वह अक्सर बड़े आडंबर के साथ सफलता कहता है। तुमको नौकरी प्राप्त करनी है। तुमको क्या प्राप्त करनी है? नौकरी। इसके लिए तुम पढ़ोगे मेरा ट्यूशन। उसके बाद तुम खरीदोगे कुछ किताब, बहुत सारी चीज़ों के साथ तुम प्राप्त कर लोगे नौकरी और उसको तुम कहोगे मैं हो गया सफल। लेकिन क्या ये सफलता है? नहीं है, क्योंकि मनुष्य की असली चरितार्थता प्रेम, त्याग और मैत्री में ही निहित है और यह तब तक प्रकट
प्रकट होती है जब वो अपने आप को सभी के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित कर देता है। यानी ये अलग चीज है, ये नौकरी प्राप्त करके सफलता प्राप्त करना अलग चीज है, लेकिन जब तक ये सारी चीजें जो तुम में अंदर होगी तभी तुम सफल होगे। और मनुष्य का आंखों का बढ़ना अंधी और सजात वृत्ति का परिणाम है जो मनुष्य को सफलता की ओर धकेलती है, जबकि नाखूनों को काटना उस आत्मनिर्भरता सीमा का परिचायक है जो मनुष्य को चरितार्था की दिशा में ले जाती है। चरितार्था दोनों दो चीज है, उसी बात को यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 13। अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 14। व्याख्या कीजिए। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छुटते ही सेंध पर हाजिर। नाखून को काट लो, दंड दे दिए, काटना दंड है, किसी चीज को समाप्त कर दिए, नाखून को हमने क्या किया, समाप्त किया, लेकिन है तो वो निर्लज, फिर से बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से कहता है नाखून जैसे कि विनम्र कैदी हमारे द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करते हैं परंतु जल्द ही वह पुनः उगाते हैं। मानो एक निर्लज अपराधी की भांति जो सजा से मुक्त होते हैं पुनः अपराध करने को तत्पर होता है। सजा दिए, खत्म हो गया, लेकिन फिर बढ़ने लगा। यही चीज को यहाँ पे हमने लिखा है। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 को खत्म हो गया। ख, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों निराश हो जाते हैं? जैसे वो नाखून को देखते हैं वो मनुष्य की आदिम और पशुवत प्रवृत्तियों की उसको याद आ जाती है, जिससे वे कभी कभी निराश हो जाते हैं। यह नाखून जो बार बार उग आते हैं उन्हें यह चिंता सताती है कि कहीं हम फिर से प्राचीन और बर्बर जीवन शैली की ओर तो नहीं लौट रहे। यही चीज है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ो, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब कहता है नाखून तुम कितना भी बढ़ना चाहे तुम बढ़ो, लेकिन मनुष्य तुमको बढ़ने नहीं देगा। क्यों नहीं बढ़ने देगा? क्योंकि नाखून कितना भी बढ़े मनुष्य उन्हें काटता रहेगा, क्योंकि मनुष्य को पता है कि ये पशुवत प्रवृत्तियां हैं जिसे वो अपनाना नहीं चाहता है। तो यही चीज है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे लिए क्या है। हमारे लिए है प्रश्न नंबर 15। लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? हम बात कर रहे हैं अपनी संस्कृति की और हमारी विशेषता की। तो कहता है स्वयं पर स्वयं द्वारा लगाया गया अंकुश, है ना। हिंदू धर्म की जब तुम बात करोगे तो खुद को जीतने की बात करता है, ये दूसरे लोगों को जीतने की बात नहीं करता है, ये कहता है तुम खुद जीतो। तो भारतीय मनीषा आज भी अधीनता की बजाय स्वाधीनता की दिशा में सोचती है। कहता है हम अनाधीन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम स्वाधीन है, अपने अधीन है। अपने आप पर लगाम लगाओ, जो कि हमारी संस्कृति की अनूठी विशेषता है। यह गुण हमारे लंबे समय से चले आ रहे संस्कारों का फल है और इसी कारण से स्वनियंत्रण के इस बंधन को आसानी से त्यागा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। क्या कहता है प्रश्न नंबर 16? नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। ये सारांश है। मैंने इसकी व्याख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में की हुई है, अलग प्लेलिस्ट है उसमें मैंने किया हुआ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सारांश से बाहर नहीं पूछेगा, तुम उसको वहां जा करके देखो। इसको मैंने लिख दिया है, तुम उसको उस वीडियो को वहां देखो, कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 किया हुआ ऑलरेडी डिस्कशन, वहां जा करके देखो प्लेलिस्ट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में। अब आ गया भाषा की बात। अब क्या आ गई? भाषा की बात। तो क्या अभी हम भाषा की बात करेंगे? नहीं, हम भाषा की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम सबको एक साथ पढ़ेंगे, तो उससे चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम सरकारी नौकरी प्राप्त करो या प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छी जगह पे जाओ और इस देश को एक दिशा दो। तो ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।